इजराइल इस वॉर को पूरी तरह से हार चुका है, ऐसा खुद इजरायली मिनिस्टर्स का कहना है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इजराइल ने हमास के सामने सरेंडर कर दिया है। और ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि किसी भी जंग को जीता हुआ तभी माना जाता है जब उस जंग में किसी एक साइड के ज़्यादातर मिलिट्री गोल्स पूरे हुए हो। और यहाँ तो इजराइल अपने एक भी मिलिट्री गोल्स को पूरा नहीं कर पाया है। इजरायली आर्मी हमास के बूबी ट्रैप्स और एम्बुश अटैक से इतना परेशान हो चुका था कि वो इन चीज़ों से बचने के लिए सुसाइड्स तक कर ले रहा था। अब ये मिलिट्री गोल्स क्या थे और इसे पूरा करने में इजराइल कैसे नाकामयाब हुआ, जिसकी वजह से हमास की लेजिटिमेसी गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगहों पर और ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन सभी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सीज फायर डील के बारे में बात करते हैं। हमास के साथ इजराइल की सीज फायर डील हो चुकी है और अब तक 4 बार इन दोनों के बीच प्रिजनर्स एक्सचेंज भी हो चुका है। इसमें फ़िलिस्तीन के कई बड़े बड़े लीडर्स, जिन्हें 19 के दशक में ही डिटेन किया गया था, ये इजराइल के अंदर उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। इसमें से कई लीडर्स को इजराइल की जेलों से आज़ाद करवा लिया गया है। बदले में हमास भी इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा कर रहा है। ये पूरा सीज फायर डील 3 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, जिसे हम आगे वीडियो में अच्छे से समझेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन पूरे 15 महीनों के वॉर की वजह से फ़िलिस्तीन की आज़ादी के तहरीर पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इजराइल को हमास ने कैसे हरा दिया। हमास का इजराइल पर 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल ने गाजा पर अंधाधुंध बम्बार्डमेंट कर दिया। इन्होंने गाजा को इन्वेड करने से पहले गाजा के अंदर अपने मेनली 3 मिलिट्री गोल्स रखे थे, जिसमें पहला ये था कि इजराइल हमास को पूरी तरह से गाजा के अंदर से ख़त्म कर देगा। दूसरा, जितने भी हॉस्टेज को हमास गाजा के अंदर बंदी बना कर ले गया है, उन सबको मिलिट्री माइट यानी आर्मी के जरिए हमास से छुड़ा कर वापस लाया जाएगा। तीसरा, इजरायली लोगों के सिक्योरिटी को इंश्योर करना और ये बताना कि अब इजराइल पर कोई भी रॉकेट अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इजराइल इन तीनों मिलिट्री गोल्स को अचीव करने में नाकामयाब रहा है। पिछले 15 महीने के लंबे वॉर में इजराइल हमास को ना ही गाजा के अंदर से ख़त्म कर पाया और ना ही हमास के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा पाया है। उल्टा हमास की लेजिटिमेसी वेस्ट बैंक के अंदर भी बढ़ती जा रही है। हमास गाजा के अंदर फिर से एक बार मजबूती से खड़ा है। धीरे धीरे इजरायली आर्मी गाजा से विड्रॉ होती जा रही है और हमास उन जगहों को अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है। इस 15 महीने के लंबे वॉर में इजराइल मिलिट्री माइट के जरिए अपने एक भी बंदकों को छुड़ा नहीं पाया है। इसको लेकर इजराइल में काफ़ी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल ही रहे थे। ये प्रोटेस्ट नवंबर 2023 में स्टार्ट हो चुका था, जब इजराइल के लोगों को ये लगने लगा था कि ये हमास को कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी नेतन्याहू इस वॉर को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लंबा खींचता रहा और एक के बाद एक इजराइल में कई प्रोटेस्ट होते रहे हमास के साथ सीज फायर करने को लेकर। लेकिन जब इजरायली सोल्जर्स ने ही गाजा के अंदर लड़ने से मना कर दिया, ये लोग हमास के डर से सुसाइड्स तक करने लगे, तब जाकर इजराइल को हमास के साथ उन्हीं शर्तों पर सीज फायर करनी पड़ी जो शर्तें पिछले सीज फायर डील में मई और जुलाई में की गई थी। इनकी तीसरी गारंटी थी कि हमास कभी भी इजराइल पर रॉकेट अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इन 15 महीनों के वॉर के दौरान कम इंटेंसिटी के साथ ही लेकिन हमास टाइम टू टाइम इजराइल पर रॉकेट अटैक करता ही रहा और साथ ही हमास ने गाजा में अपने मिलिट्री गोल्स को भी पूरा किया है। इन्होंने इजरायली आर्मी को फिर से एक बार गाजा के अंदर से उसी तरह भगा दिया है जैसे इन्होंने 2005 में इन लोगों को भगाया था। ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी फिर से पहले की तरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को छुपाने और इजराइल को इस वॉर का विनर दिखाने के लिए इन्होंने गाजा के अंदर 47,000 आम लोगों को शहीद कर दिया। यकीनन गाजा के लोगों को इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि गाजा के लोगों को हमास और हिजबुल्लाह के लिमिटेड मिलिट्री सपोर्ट और ईरान के पॉलिटिकल सपोर्ट के अलावा कहीं से कोई मदद नहीं मिला। यहाँ तक कि वो अरब कंट्रीज़ जो इजराइल के बनने के बाद पहले दिन से ही उनकी दुश्मन बन चुकी थी, उन्होंने भी इजराइल के वॉर क्राइम पर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ इजराइल को यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और अदर वेस्टर्न कंट्रीज से हथियार और पैसे मिलते रहे। बहरहाल अब इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो चुका है। अब तक 4 बार दोनों के बीच प्रिजनर्स एक्सचेंज भी हो चुका है। फर्स्ट प्रिजनर एक्सचेंज प्रोसेस में हमास ने इजराइल के 3 हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया और इजराइल ने 90 फ़िलिस्तीनियों को रिलीज़ किया था। फिर सेकंड प्रिजनर्स एक्सचेंज प्रोसेस में हमास ने इजराइल के 4 हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया और बदले में इजराइल ने 200 फ़िलिस्तीनियों को आज़ाद किया। इसमें 121 ऐसे लोग थे जो इजराइल की जेलों में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। इसके बाद थर्ड और फोर्थ प्रिजनर्स एक्सचेंज में हमास ने 8 और 3 इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया
और इजराइल ने 110 और 183 प्रिजनर्स को रिहा किया। इसमें कई सारे प्रिजनर्स ऐसे हैं जिन्हें इजराइल में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि इन लोगों का हमास को मजबूत करने में और फ़िलिस्तीन के आज़ादी के तहरीर को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल था। इनमें से कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं जिन्हें सेकंड इंतफादा के टाइम ही अरेस्ट किया गया था। ये उन लीडर्स की कुछ लिस्ट है। इनको छुड़ाने के बाद हमास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वैसे तो पहले ही हमास को गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगहों के लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। सितंबर में हुए एक सर्वे के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक दोनों तरफ के 53% लोगों ने इजराइल के खिलाफ आर्मेड स्ट्रगल यानी हमास को सपोर्ट किया था। और इतना ही नहीं बल्कि गाजा और वेस्ट बैंक दोनों तरफ के ज़्यादातर लोगों ने महमूद अब्बास की जगह शहीद इस्माइल हानिया साहब को अपना लीडर माना था। लेकिन अब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेस्ट बैंक के अंदर भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं जो इजराइल के खिलाफ आर्मेड स्ट्रगल के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके बाद अगर वेस्ट बैंक और गाजा दोनों जगहों पर सेम आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट बनती है तो फिर फिलिस्तीन को एक फ्री स्टेट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस पूरे सीज़फायर डील के फर्स्ट फेज में इसी तरह हमास इजराइल के 33 होस्टेजेस और इजराइल फिलिस्तीन के करीब 1700 प्रिजनर्स को रिहा करेगा। ये फर्स्ट फेज टोटल 42 दिनों के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा सेकंड फेज, जिसमें इजराइल फिलिस्तीन के और लोगों को छोड़ेगा और बदले में हमास इजराइल के बाकी बचे हुए सारे होस्टेजेस को छोड़ देगा। ये डील भी फर्स्ट स्टेज के तरह ही होगा। यहाँ भी एक एक होस्टेजेस के बदले करीब 80 से 90 फिलिस्तीनियों को छुड़ाया जाएगा। इसी के साथ ही सेकंड फेज में इजराइल की फौज भी गाजा से पूरी तरह से विड्रॉ कर लेगी। फिर शुरू होगा थर्ड फेज, जिसमें गाजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं कि इन 15 महीनों के लंबे वॉर और गाजा के लोगों की इतनी बड़ी कुर्बानी का फिलिस्तीन की आज़ादी पर क्या असर पड़ेगा। इसमें पहला तो अब इजराइल एक सेफ कंट्री नहीं रहा है। जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली सिनबेत, मोसाद और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम तक को चकमा दे दिया था, इससे इजराइल के अजय होने का टैग तो पूरी तरह से हट चुका है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के लोग तब तक ही इजराइल में रहेंगे जब तक वो एक सेफ कंट्री है, क्योंकि ये लोग ज़बरदस्ती फिलिस्तीनियों के ज़मीन पर यूरोप से आकर बसे हैं। वॉर के शुरुआती 6 महीनों में लगभग 5.5 लाख लोग इजराइल को छोड़कर दूसरे देश भाग चुके थे और अब तो ये नंबर और भी ज़्यादा हो चुका होगा। इस वॉर के बाद हमास का इजराइल के खिलाफ दिए गए एक एक स्टेटमेंट को इजरायली मीडिया बिल्कुल तोते की तरह रिपीट करने वाली है, क्योंकि अब इजरायली लोगों को ये भरोसा हो चुका है कि हमास वो PLO नहीं है जो अपनी ज़मीन को सिकुड़ता हुआ देखता रहेगा और सिर्फ एक सेफ रूम में बैठकर आपको कंडेम्ड करता रहेगा। वैसे तो हमास ने ये 2005 में ही इजराइल को गाजा से भगाकर साबित कर दिया था, लेकिन इजरायली लोगों को जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो इस वॉर के साथ पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसलिए ये लोग अब गाजा के लोगों को साजिश करके गाजा से निकालना चाह रहे हैं और इसका रीज़न गाजा का रिकंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें कहीं से पॉसिबल नहीं है। अब हमास इजराइल के लिए नेक्स्ट हिजबुल्लाह बन के उभरेगा। जिस तरह हिजबुल्लाह ने लेबनान के साउथ पार्ट को हमेशा से इजराइल के कब्जे वाली सोच से आज़ाद रखा था। बड़े बड़े देश जॉर्डन, मिस्र, सीरिया ने इजराइल के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, लेकिन अकेले हिजबुल्लाह ने लेबनान की ज़मीन को इजराइल से प्रोटेक्ट किया और आज तक करता आ रहा है। उसी तरह हमास भी अब गाजा का हिजबुल्लाह बन चुका है, जिसे ज़मीनी लड़ाई में हराना इजराइल के लिए कहीं से पॉसिबल ही नहीं है। इस पूरे वॉर में वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड पूरी तरह से सामने आ गया है, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन वॉर में एक भी जर्नलिस्ट या सिविलियंस की मौत होती है तो सारा वेस्ट रूस को वॉर क्रिमिनल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बताने लगता है। और यहाँ अब तक इजराइल ने 200 से भी ज़्यादा जर्नलिस्ट को मार दिया है, लेकिन वेस्ट इस पर अपने इंटरेस्ट की वजह से बिल्कुल चुप बैठा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।